हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए एक और नई कहानी के साथ हाज़िर हूँ। ये कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि 5 बहनें थीं जिनका कोई भाई नहीं था। फिर बहुत ही दुआओं और मन्नतों के बाद उनके घर एक छोटा सा भाई पैदा हुआ। नन्ना मुन्ना, गुगलू मुगलू, गोरे से रंग का बहुत ही प्यारा भाई। उन्होंने उसका नाम तारिक रखा, जो 5 बहनों की आंख का तारा था और माँ बाप के दिल का दुलारा। बहुत ही प्यारा छोटा सा मुन्ना। खैर, तारिक ने रेंगना शुरू किया। वो रेंगता जाता, 5 बहनें तालियां बजाती, शोर मचाती और तारिक और तेज़ी से रेंगता और सब उसे देख के खुश होते। फिर तारिक ने चलना शुरू किया। 5 बहनें उसके इर्द गिर्द खड़े होके हाथों से उसको गिरने से बचाती कि कहीं इसको चोट ना लग जाए, और उसको चीयर करती और वो फिर तेज़ी से भागता और सब उसे देख के खुश होते। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में तब्दील होते गए। अब तारिक 15 साल का नौजवान था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, गोरा रंग, लंबा कद। इस दौरान उसकी 3 बहनों की शादी हो गई थी और उसके वालिद की वफ़ात हो गई थी। अब घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां तारिक के ऊपर थीं, इसलिए तारिक स्कूल नहीं जा सका। वो अपने घर ही पढ़ाई करता था और दिन के वक्त उसने किसी मैकेनिक के वर्कशॉप पर काम करना शुरू कर दिया। वो दिन में हुनर सीखता, मोटरसाइकिलें ठीक करता और रात को जो है वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करता। अभी भी जितनी बहनें थीं उससे उतना ही प्यार करती थी। जब उससे मिलने के लिए आती, उसे प्यार इसी तरह करती कि वो अब भी जो है 2-3 साल का छोटा बच्चा ही है। वो कहता कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे इस तरह प्यार ना करो, मुझे छोड़ दो। बहुत लाड करता। एक दिन तारिक ने कहा कि मेरे एक दोस्त की शादी है, मुझे उसकी शादी पर जाना है। माँ ने बहुत रोकने की कोशिश की। नहीं, ना जाओ, बहुत लेट हो जाएगी, तुम घर में जल्दी नहीं आओगे, मुझे पता है। तारिक ने वादा किया कि मुझे जाने दे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त की शादी है, मैं वहाँ पे जाऊँगा, आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि मैं जल्दी घर आ जाऊँगा। खैर, बहुत ही मन्नतें करके और तरले डाल के तारिक को इजाज़त मिल गई। माँ ने एक वादे पे उसको जाने दिया कि तुम रात को जल्दी घर आ जाओगे। उसने वादा किया, ठीक है। फिर वो तैयार हुआ, नए कपड़े पहने, बाल बनाए, खुशबू लगाई और अपने दोस्त की शादी पर चला गया। अब जो वहाँ पर होता है लड़कों के बीच में, उछलना कूदना, गाना बजाना, शोर धमाका सब हुआ। खैर, शादी का जो है एंड हुआ, रुखसती हुई और सब अपने अपने घर जाने लगे। तारिक और इसके 3 दोस्तों ने कहा कि हम जो है पैदल घर चलते हैं, रास्ते में गपशप भी रहेगी, बातें शातें करते हुए जाएंगे। सबने कहा ठीक है। तारिक और इसके 3 दोस्त पैदल घर को निकल गए। सबके घर आसपास ही थे, तो उन्होंने कहा कि पहले हम एक दोस्त को जो है उसके घर छोड़ेंगे, फिर 2 दोस्तों के घर आते थे और आखिर में तारिक का घर आता था। खैर, वो इसी तरह उछलते कूदते, मजाक करते, हंसते और शादी में जो हुआ उसकी बातें करते हुए जा रहे थे। तो पहले एक दोस्त का घर आया, सब ने उसको छोड़ा अपने उसके घर में, उसको सी ऑफ किया, फिर आगे चलने लगे। इनके रास्ते में एक कब्रिस्तान आता था, जिसको पार करके गुजर के इन्होंने पहले दोस्तों के घर जाना था, फिर तारिक के घर। इस कब्रिस्तान की हालत कुछ इस तरह थी कि इसको देखकर बहुत ही हैबत तारिक हो जाती थी आपके ऊपर। सुनसान पुराना कब्रिस्तान, बहुत बड़ा,
सड़क के दाएं तरफ, ये सड़क के बाएं तरफ थे। कब्रिस्तान एकदम बंजर पड़ा हुआ था, बड़े बड़े दरख्त, सड़क के ऊपर कोई लाइटिंग भी नहीं थी। ये सब हंसते कूदते हुए जा रहे थे। जैसे ही कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो सारे थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। ना चाहते हुए भी ये तीनों दोस्त जो हैं कब्रिस्तान की तरफ देख रहे थे। डर और खौफ भी था और अपनी नज़रें भी नहीं हटा सकते थे। इसी तरह ये खामोशी से कब्रिस्तान पार करने लगे। जैसे ही ये कब्रिस्तान के दरमियानी हिस्से में पहुंचे तो वहाँ पर एक शख्स खड़ा हुआ नज़र आया। एक बुज़ुर्ग था, बहुत लंबे चौड़े कद का। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, लंबी सी दाढ़ी, कपड़ों के ऊपर थोड़ी सी मट्टी भी लगी हुई थी। इन्होंने थोड़ी देर के लिए रुककर उसको देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलने लगे। जैसे ही जो आगे बढ़े तो उस बुजुर्ग ने जोर से आवाज़ दी, तारिक आगे मत जाना, वापस आ जाओ। ये सुनना था कि इन तीनों की हालत ख़राब हुई। तारिक तो सकते में पड़ गया, मेरा नाम इनको कैसे मालूम। वो वहाँ से जूतियाँ उठा के बस सरपट भागने लगे, जैसे कि उनको कोई ऐसी चीज़ नज़र आ गई हो जिसकी वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे। वो तो बस उन्होंने दौड़ लगा दी। जैसे ही वो भागते जा रहे थे, पीछे से वो बुज़ुर्ग आवाज़ देते जा रहे थे, तारिक रुक जा, आगे मत जा, वापस आ जा। उन्होंने कहाँ सुनना था, उन्होंने दौड़ लगा दी। भागते 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 तीनों जब थक गए तो बस सर नीचे करके थोड़ा सा सांस लेने लगे। अब तारिक ने सर उठाया तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही। उसने अपने सामने एक औरत को पाया। उस औरत ने काले कपड़े पहने हुए थे, लंबे लंबे बाल और आंखों में अजीब सी हैबत थी। वो तारिक को कह रही थी, तारिक चल मेरे साथ, मैं तुझे लेने आ गई हूँ, मैंने तुझे ढूंढ लिया है, चल मेरे साथ। ये तारिक ने देखना था कि वो वहीं पे आधा बेहोश हो गया और चीखने लगा, नहीं मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे मत लेके जाओ। अब जो दोनों दोस्त थे उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था ये किससे बातें कर रहा है। अब जो है तारिक जो है नीम बेहोश हो गया। उन दोनों दोस्तों ने उसके कंधे पकड़े और उसको घसीटते हुए उसके घर की तरफ जाने लगे। और तारिक जो है सर नीचे झुकाए बस यही कहे जा रहा था, मैंने नहीं जाना, मुझे मत लेके जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। खैर उसको घसीटते हुए तारिक के घर के सामने पहुंचे। उन्होंने तारिक के घर का दरवाज़ा खटखटाया ज़ोर ज़ोर से। अंदर से तारिक की अम्मी निकली। उन्होंने कहा, क्या हुआ? आंटी, तारिक की हालत बहुत ख़राब है, इसने शायद कब्रिस्तान में कोई चीज़ देख ली है। ये सुनना था कि तारिक की अम्मी तो रोने लगी। दोनों बहनें भी आ गईं, उन्होंने भी चीखना चिल्लाना रोना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से दोनों जो उसके दोस्त थे उसको घसीटते हुए जो बाहर एक चारपाई पड़ी हुई थी वहाँ पे तारिक को लिटा दिया। अब जो है तारिक जो है वो चीखे जा रहा है, अम्मी वो मुझे लेने आ गई है, वो मुझे लेके जाएगी, मैं उसके साथ नहीं जाऊँगा, वो मुझे कह रही है कि मेरे साथ चलो। अब ये सुनना था कि तारिक की अम्मी की तो हालत ख़राब, वो तो परेशान, ये मेरे बेटे के साथ क्या हो गया है। बहनें भी रो रही थीं और दोनों दोस्त तो जो है परेशान खड़े थे कि अब हम क्या करें। तो तारिक की अम्मी ने कहा, बेटा तुम मेरे साथ चलो, हम मौलवी साहब को बुला के लाते हैं। तो दोनों दोस्त जो है तारिक की अम्मी के साथ अगले घर में चले गए। तो वहाँ पे मौलवी साहब का घर था, मेरे ख्याल में 4 या 5 घर छोड़ के। तो तारिक की अम्मी जब मौलवी साहब के घर पहुँची तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। काफ़ी लेट हो चुकी थी। तो मौलवी साहब की जो बेगम थी उन्होंने दरवाज़ा खोला। तारिक की अम्मी रो के कहने लगी, बहन मौलवी साहब घर पर हैं, अल्लाह के वास्ते उनको कहो मेरे साथ जो है हमारे घर चले, मेरे बेटे को कुछ हो गया है। उन्होंने कहा, अच्छा बहन मैं मौलवी साहब को बुला के लाती हूँ।
खैर मौलवी साहब आए। उन्होंने कहा कि क्या बात है बहन, क्या हुआ? मौलवी साहब, मेरे बेटे को कुछ हो गया है, उसने कब्रिस्तान में कुछ देख लिया है, आप खुदा के वास्ते हमारे साथ चलें और उसको देखें। मौलवी साहब ने कहा कि अच्छा मुझे 1 मिनट दो बहन, मैं चप्पल पहन लूँ। मौलवी साहब तैयार होके तारिक की अम्मी के साथ उनके घर पहुँचे। तारिक उसी तरह चारपाई के ऊपर लेटा हुआ था और उसके दोस्त उसके बाजू पकड़ के खड़े थे और तारिक चीखे जा रहा था दरवाजे की तरफ देख के, वो आ गई है मुझे लेने, मुझे उसके साथ मत जाने दो, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। मौलवी साहब आए, उन्होंने कुछ पढ़ाना शुरू किया। कहा कि पानी लेकर आओ। पानी का गिलास लाया गया। उन्होंने पानी के गिलास पे पढ़ा कुछ और तारिक के ऊपर जो है छिड़कना शुरू कर दिया। तारिक की हालत और ख़राब थी, वो बस दरवाज़े की तरफ ही देखे जा रहा था। अम्मी देखो वो वहाँ पर खड़ी है, वो मुझे लेने आ गई है, मैं उसके साथ नहीं जाऊँगा, मैं उसके साथ नहीं जाऊँगा। खैर मौलवी साहब जो थे उन्होंने कुछ दिल ही दिल में पढ़ना शुरू किया और दरवाजे की तरफ देखकर कहने लगे, कौन है वहाँ? मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो, क्यों तारिक को ले जाना चाहती हो? मौलवी साहब का ये कहना था कि वहाँ पे एक औरत सबको नजर आई जिसने काले कपड़े पहने हुए थे, अजीब सी भयानक शक्ल, जैसे जादूगरनियों जैसी होती है, लंबा सा नाक, लंबे कान, आंखों में भयानक तरीन जो है वहशत थी। और वो कह रही थी कि ये मेरा बेटा है, मैं इसे आज साथ लेकर जाऊंगी। मौलवी साहब ने कहा, नहीं ये तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम इसकी जान छोड़ दो, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। वो एक कहकहा लगा के हंसी, कहती है तुम मुझे नहीं जानते, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये कहना था कि दरवाजे के अंदर वही बुजुर्ग दाखिल हुए, लंबे चौड़े, चेहरा एकदम नौरानी, लंबी दाढ़ी। वो अंदर दाखिल हुए और उस औरत को देखकर कहने लगे, अच्छा तो तू आज भी वैसी की वैसी है, तूने इसका पीछा नहीं छोड़ा, आज भी तू लोगों को तंग कर रही है। आज मैं तुझे उस जगह पहुंचाऊंगा जो मैंने आज से कई साल पहले ना पहुंचा सका। उस बुजुर्ग ने कुछ पढ़ा और हाथ के इशारे से उसके ऊपर कुछ फेंका। ऐसा करना था कि उस जादूगरनी का जो जिस्म था वो एक तरह से जल के राख हो गया। और वो जो मौलवी साहब जो थे वो भी हैरान परेशान देख रहे हैं कि ये बुज़ुर्ग कौन है। मौलवी साहब ने बड़े अदबाना तरीके से उनसे पूछा कि हज़रत आप कौन हैं? तो वो हज़रत बोले कि मैं इसका परदादा हूँ, तारिक का परदादा। मैं अपने वक्त में इन जिन्नात के साथ कुछ मामलात रखता था। दरअसल तारिक के जो परदादा थे बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत ही शरीफ इंसान थे, अल्लाह वाले थे। उनके पास जिन्नात आके कुरान पाक पढ़ा करते थे और अपने बच्चों को भी लाया करते थे। और तारिक के परदादा जो थे वो जिन्नात का इलाज भी किया करते थे। अगर कोई जिन किसी को तंग करता था तो वो उसका इलाज भी किया करते थे। तो तारिक के परदादा ने बताना शुरू किया कि ये औरत एक जादूगरनी थी, ये मेरे वक्त में ही थी, इसने पूरे इलाके में जो है तबाही मचा रखी थी। लोगों के ऊपर काला इल्म करना, उनकी औलादों को तबाह बर्बाद करना, और यहाँ तक कि ये छोटे बच्चों की जो है बलि भी दिया करती थी अपने इल्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि इसके यहाँ भी औलाद हुई, इसके यहाँ भी बच्चा हुआ। इसने अपने बच्चे का नाम तारिक रखा था। वो भी इसी की तरह दिखता था, जवान, खूबसूरत, प्यारा। लेकिन इसकी हरकतें जो है वो ठीक ना हुई। ये अभी भी लोगों के घर तबाह करती थी। फिर कुदरत ने इंतकाम लिया। इसकी आंखों के सामने इसका बेटा जो है और वहीं पे उसकी वफ़ात हो गई। इसका बेटा इसकी आंखों के सामने मर गया।
اس کو ایسا صدمہ ہوا کہ یہ نیم پاگل ہو گئی اور ہر وقت یہی کہتی رہتی تھی کہ طارق میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گی. سب کہتے تھے کہ تمہارا بیٹا مر گیا. کہتی نہیں میرا بیٹا نہیں مرا, میں اس کو لے کر آؤں گی, اس کو واپس لے کر آؤں گی. جب اس نے طارق کو دیکھا قبرستان کے سامنے تو یہ سمجھی کہ یہ اس کا اپنا بیٹا ہے, تو یہ اس کو لے جانا چاہتی تھی. میں نے طارق کو بہت روکنے کی کوشش کی کہ بیٹا آگے مت جانا, کیونکہ میرے خاندان کے پیچھے میرا ہاتھ بھی ہے, میری دعائیں بھی ہیں, اور میرا ہاتھ ہمیشہ میرے خاندان کے پیچھے رہے گا, اور طارق میرا بھی بہت عزیز ہے. یہ کہنا تھا. اس بزرگ نے سب کو سلام کیا اور واپس چلے گئے. یہ طارق کے پردادا تھے جو بہت ہی نیک تھے, اور ان کی نظر اپنے خاندان کے اوپر تھی. اس کے بعد طارق بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کو کبھی کسی ایسی چیز نے تنگ نہیں کیا. اب طارق جو ہے تقریباً 35 سال کے ہو گئے ہیں. ان کے اپنے 2 بچے ہیں, اور کبھی کبھی مذاق میں وہ کہتے ہیں کہ میری 2 مائیں ہیں, ایک اچھی ماں, ایک جادوگرنی ماں. یہ کہتے ساتھ ہی وہ ڈر جاتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں. خطرناک بھیانک سٹوری تھی. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر آئے تو کمنٹ میں بتائیے گا. پھر ملیں گے ایک اور کہانی کے ساتھ. سنتے رہیں, دیکھتے رہیں اور ڈرتے رہیں. اللہ حافظ.